तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर लेक्चर्स लेकर के आता रहता हूं। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग के पीरियंत है, नर्सिंग के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स लेकर के आता रहता हूं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है जॉन्डिस मीन्स पीलिया। तो हर बार की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कोशिश जब पक्की होती है तो सफलता की उम्र लंबी होती है। विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, आपको यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको पक्की कोशिश और डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। पक्की कोशिश, डिटर्मिनेशन और पेशेंस, इन तीन चीजों को यदि आपने बेटा सहेज लिया, संभाल लिया, तो सफलता आपके बेटा कदमों में होगी। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में, और जॉन्डिस को बोला जाता है बेटा पीलिया के। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन्डिस होता क्या है, जॉन्डिस किस कारण से होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जॉन्डिस क्या है? इट इज द येलोइश डिसकलरेशन ऑफ बॉडी और स्किन ड्यू टू द ऑल्टरेशन ऑफ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म इज नोन एज जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है बेटा? जॉन्डिस का मतलब है यदि किसी पर्सन के बॉडी का कोई पार्ट, स्किन का कोई पार्ट ऑल ओवर बॉडी में येलोइश डिस्कलरेशन होने लगे, यानी पीलापन होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जॉन्डिस कहते हैं। क्योंकि जॉन्डिस को हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? पीलिया के नाम से भी जाना जाता है इसको, है ना। और ये मोस्टली किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से। किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से। ऐसा पर्सन जिसको जॉन्डिस होती है, जिसको पीलिया होता है, उस पर्सन में जो बिलिरुबिन का लेवल है, जो बिलिरुबिन का लेवल है बेटा, वो लगभग 3 गुना ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल से भी कितना? 3 गुना ज्यादा हो जाता है। और अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मली 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल होता है। इस बात को आप बेटा नोट कर लीजिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है ये। नॉर्मल वैल्यू होती है इसके 0.3 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसका नॉर्मल लेवल होता है बेटा जॉन्डिस का। सॉरी, बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल सीरम के अंदर कितना होता है? 0.3 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देखिए, जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि ये बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ होने की वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बिलिरुबिन है वो है क्या चीज, और ये जो बिलिरुबिन है वो बाइल में प्रेजेंट होता है। भाई मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइल में। तो हम देखेंगे बाइल बनता कहाँ है और बनने के बाद में आता कैसे है, इंटेस्टाइन तक कैसे पहुंचता है, या बाइलरी ट्रैक्ट जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं, वो आप समझने की आपको मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है कि जो बाइल होता है, भाई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी सवाल बेटा यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जो बाइल है वो क्या है? बाइल का मतलब यानी एक ऐसा जूस। बाइल क्या है बेटा? एक डाइजेस्टिव जूस है। क्या है? एक डाइजेस्टिव जूस है। अब डाइजेस्टिव जूस का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस का मतलब ऐसा जूस, ऐसा केमिकल जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। और किस में हेल्प करेगा बेटा? फैट के डाइजेशन में। किस में हेल्प करता है ये? मोस्टली बेटा फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये याद रखिएगा। अब इसका फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन इसके फॉर्मेशन पे आएगा, तो इसका जो फॉर्मेशन है बेटा वो कहाँ होता है? इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है लिवर के अंदर। इसका फॉर्मेशन बेटा कहाँ देखने को मिलता है? लिवर के अंदर होता है। अब ध्यान से देखिए कि जो ये अपना क्या है बेटा? ये अपना है लिवर। ठीक है, लिवर के दो लोब होते हैं, एक राइट लोब, एक राइट लोब, और एक होता है बेटा लेफ्ट लोब। एक होता है लेफ्ट लोब। राइट और लेफ्ट दो लोब होते हैं। इन लोब से ही बेटा दो अलग अलग डक्ट निकलती हैं, एक राइट से अलग और एक लेफ्ट से अलग। दो अलग अलग बेटा डक्ट निकलती हैं। उन डक्ट का नाम होता है, एक का नाम होता है बेटा लेफ्ट वाली का नाम होता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और राइट साइड से जो निकलती है उसका नाम है राइट राइट हेपेटिक डक्ट। क्लियर है? यानी लिवर में दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। दोनों से अलग अलग डक्ट निकलती है, दोनों से अलग अलग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिनको लेफ्ट वाली को हम लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट वाली को बेटा राइट हेपेटिक डक्ट कहते हैं। और ये दोनों की दोनों डक्ट आगे जाकर के बेटा एक कॉमनली मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, उस तब बनाती है एक कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बनाती है बेटा? कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहां से बेटा आपका क्वेश्चन आता है, यहां से आपका क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है। यही कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे चल के, कॉमन हेपेटिक डक्ट बेटा आगे चल के क्या करती है? आगे चल के आपके गॉल ब्लैडर से जुड़ती है। किससे जुड़ती है बेटा? गॉल ब्लैडर से। ये क्या बना दिया मैंने? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जुड़ती है बाय द हेल्प ऑफ सिस्टिक डक्ट।
ठीक है, एक डक्ट होती है बेटा जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। कौन सी? सिस्टिक डक्ट। जो सिस्टिक डक्ट होती है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल जूस को लेकर के गॉल ब्लैडर तक पहुंचाती है। तो याद रखिएगा, लिवर के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन स्टोरेज कहाँ होगी इसकी? स्टोरेज कहाँ होगी? तो स्टोरेज होगी बेटा किसके अंदर? गॉल ब्लैडर के अंदर। याद रखिएगा, स्टोरेज होगी गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, पूरा लिख देता हूं, गॉल ब्लैडर। क्लियर है यहाँ तक? गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर हुआ। देन उसके बाद में क्या होगा? देन उसके बाद में क्या होगा बेटा? सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट, जब ये आगे दोनों बेटा कंटिन्यू रहती है तो कंटिन्यू रह करके एक नई डक्ट का निर्माण करती हैं। फिर उस डक्ट का नाम बदल के क्या हो जाता है बेटा? कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम हो जाता है? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट बेटा आगे चल के किससे जुड़ती है बेटा? पेनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ती है। किससे जुड़ती है बेटा? पेनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ती है। इस डक्ट का नाम क्या है जहां ये डायरेक्टली जुड़ रही है? इसका नाम है बेटा पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है? पेनक्रियाटिक डक्ट है बेटा, इससे जुड़ती है। और पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों की दोनों बेटा कहाँ ओपन होती है, कहाँ खुलती है? एक स्थान है, एक जगह है जिसका नाम है हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। इस स्थान को बोलते हैं बेटा हेपेटो पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक एम्पुला। इसको बोला जाता है बेटा हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, या इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ, एम्पुला ऑफ वेटर। याद रखिएगा बेटा, एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको दो क्वेश्चन आपको यहां से इंपोर्टेंट मिल गए, एम्पुला वेटर और हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला एक ही बात है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, राइट और लेफ्ट लोब से, लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट निकली, दोनों ने आगे कंबाइंड किया, आगे कंबाइंड करके बेटा क्या बना दिया? कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाया। कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे चल के बेटा सिस्टिक डक्ट से जुड़ी, जो कि बाइल को सीधा सीधा गॉल ब्लैडर में छोड़ती है। फिर गॉल ब्लैडर में से बाइल निकल के बेटा कॉमन बाइल डक्ट में आता है। कॉमन बाइल डक्ट से वो पेनक्रियाटिक डक्ट से कंबाइंड होकर के जुड़ करके पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों के दोनों जूस हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर तक ये बेटा पहुंचते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब आगे थोड़ी सी एक छोटा सा पॉइंट और एड ऑन करना चाहूंगा। ये सारे बेटा आपके क्या है? की पॉइंट्स हैं। क्या है? की पॉइंट्स हैं। पहला की पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बाइल जूस का फॉर्मेशन लिवर के अंदर होता है, लेकिन स्टोरेज इसका गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। अगला की पॉइंट जो हमें समझने के लिए, याद करने के लिए रखना है, कि जो हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला है, जो हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला है, ये डायरेक्टली बेटा कहाँ ओपन होता है? ये कहाँ ओपन होता है? ये डायरेक्टली ओपन होता है बेटा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा क्या है? ये फर्स्ट पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कहाँ खुलता है? ड्यूडेनम में खुलता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इस हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला पर, एचपीए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला पर एक वाल्व होता है, एक स्पिंक्टर होता है जिसका नाम है बेटा स्पिंक्टर ऑफ, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको भी याद रख लीजिए। स्पिंक्टर ऑफ ओडाई एक इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करता है? हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला को बेटा गार्ड करता है। ठीक है, वहां से कितना बाइल आना है, कितना पेनक्रियाटिक जूस आना है, उस सबको ये कंट्रोल करेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए उसके बाद में अब लौट करके हम टॉपिक पे आते हैं इसके टाइप्स या कोज पर। यदि हम जॉन्डिस के बारे में बात करें, पीलिया के बारे में बात करें, तो पीलिया बेटा 3 प्रकार का होता है। पहला है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, हीमोलाइटिक। दो वर्ड हैं, एक हीम और एक है बेटा लाइसिस। हीम का मतलब हो गया ब्लड, हिम का मतलब हो गया ब्लड, और लाइसिस मींस होता है बेटा ब्रेक डाउन। लाइसिस मींस क्या होता है? ब्रेक डाउन, मतलब ब्लड की सेल्स का टूटना। ब्लड की सेल्स के टूटने के कारण, ब्लड की सेल्स के टूटने के कारण, और ब्लड की सेल मतलब बेटा मोस्टली आरबीसी के टूटने के कारण, जब पेशेंट के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है, तो उस प्रकार के जॉन्डिस को हम हीमोलाइटिक या प्री हेपेटिक जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसके कॉज क्या हो सकते हैं बेटा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यदि किसी पर्सन में आपने गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, यदि अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप बेटा कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ए बी, ए बी और ओ। यदि हमने गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, ए वाले को बी चढ़ा दिया, बी वाले को ए चढ़ा दिया, है ना, यदि हमने क्या किया, कोई ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा दिया, तो उसकी वजह से एक रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन होगी जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहेंगे। उसके फलस्वरूप
हीमोलाइटिक जॉन्डिस पेशेंट में देखने को मिल सकता है। अगला है सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस का मतलब हो गया, नॉर्मली हमारी जो आरबीसी होती है बेटा, नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल होती है उनकी शेप होती है डबल डंबल शेप। कैसी होती है? डबल डंबल डिस्क शेप, है ना, डबल डंबल डिस्क लाइक, डबल डंबल डिस्क लाइक होती है। जब इनकी शेप बेटा कैसी हो जाए? सिकल शेप हो जाए, इनकी जब शेप सिकल शेप हो जाती है तो सिकल सेल्स को हमारी मैक्रोफेजेस मारने लगती है, किल कर देती है। उस वजह से भी बेटा हीमोलाइटिक जॉन्डिस पर्सन में देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है हीमोलाइटिक एनीमिया। यदि किसी पर्सन को बेटा क्या हो? हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब यानी ब्लड सेल टूटने की वजह से यदि ब्लड की कमी आ रही हो, खून की कमी आ रही हो, तो उसे हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। एनीमिया का मतलब लॉस ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन और बोथ। मतलब यदि किसी पर्सन के ब्लड में से आरबीसी का लॉस हो जाए या हीमोग्लोबिन का लॉस हो जाए या दोनों का लॉस हो जाए बेटा, तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। यदि किसी पर्सन में ब्लड सेल्स के टूटने के कारण, आरबीसी के टूटने के कारण एनीमिया हो रहा है, तो उसे हम हीमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और अगला है गॉल ब्लैडर स्टोन। यदि किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तो उसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या होता है? हीमोलाइटिक जॉन्डिस देखने को, कौन सी देखने को मिलती है बेटा? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए दूसरी आती है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस जो होती है वो डिसफंक्शनिंग, अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, डिसफंक्शनिंग ऑफ लिवर सेल। यदि किसी पर्सन की लिवर सेल डिसफंक्शन कर रही है, मतलब अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही है, तो उस वजह से जो होने वाला जॉन्डिस है उसे हम हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस के नाम से, किस नाम से जानते हैं बेटा? हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला कारण है इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस जो होता है वो क्या करेगा? हेपेटिक सेल्स को डैमेज करेगा, डिसफंक्शन करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाइल जूस का फॉर्मेशन लिवर के अंदर ही होता है। तो यदि किसी पर्सन में हेपेटिक सेल्स डैमेज होंगी तो उसके कारण ये बाइल जूस बेटा प्रॉपर तरीके से या तो बनेगा नहीं या अनकॉन्जुगेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन में पीलिया की समस्या होने लगेगी। अगला है ड्रग और केमिकल टॉक्सिसिटी। मतलब ऐसा कोई केमिकल या ऐसी कोई ड्रग्स आपने इंटेक कर ली है, आपने बेटा इंटेक कर ली है जिसकी वजह से लिवर सेल डैमेज हो रही है, या हेपेटो टॉक्सिक ड्रग यदि आपने कोई बेटा ले ली हो, तो उसकी वजह से यदि कोई टॉक्सिसिटी, यदि कोई सेल डैमेज हो रहा हो, तो उसके कारण जो होने वाला जॉन्डिस होता है उसे हम क्या कहते हैं? हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। क्लियर है बेटा? चलिए नाम से ही क्लियर हो रहे हैं। अगला है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्शन मींस क्या होता है बेटा? रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन मींस क्या होता है? रुकावट होना। तो जो जॉन्डिस रुकावट की वजह से, बाइल जूस के रुकावट की वजह से होता है, बाइल जूस के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, उसे हम कहते हैं बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये भी बेटा दो प्रकार की होती है, एक एक्स्ट्रा हेपेटिक और एक होती है इंट्रा हेपेटिक। एक्स्ट्रा मतलब हेपेटिक लिवर के बाहर, एक होती है इंट्रा हेपेटिक लिवर के अंदर ही कोई ब्लॉकेज हो। तो ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द बाइल डक्ट, मैंने अभी अभी जो पूरा चार्ट बनाया था, चार्ट बताया था, वो बाइल डक्ट ही तो थी। तो बाइल डक्ट में यदि गॉल स्टोन फंस गई है, कोई ट्यूमर हो गया, उसकी वजह से यदि कोई जॉन्डिस हो रहा है, तो मरीज को हम एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस बोलेंगे। यदि मरीज के इंट्रा हेपेटिक डक्ट के अंदर, यानी जो इंट्रा हेपेटिक डक्ट थी उनके अंदर यदि कोई ब्लॉकेज या कोई रुकावट या कोई इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग वगैरह हो रही है, तो उस वजह से होने वाला जो जॉन्डिस होगा बेटा उसे हम इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है? और इंट्रा हेपेटिक कोलिलिथियसिस एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर। कोलिलिथियसिस का मतलब होता है पथरी। कोलिलिथियसिस मतलब क्या होता है? गॉल स्टोन। ठीक है? गॉल स्टोन ही तो है बेटा, लिवर के अंदर कोई गॉल स्टोन फंसी हुई है तो उसकी वजह से भी ये होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स या लक्षण की तरफ। तो इसमें क्या क्या लक्षण आएंगे बेटा? येलोइश स्किन एंड स्क्लेरा, यानी पर्सन के अंदर, पर्सन की जो स्किन है बेटा, जो आउटर सरफेस है स्किन की, वो कैसी रहेगी? येलोइश स्किन देखने को मिलेगी। कैसी स्किन देखने को मिलेगी बेटा? येलोइश स्किन देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ स्क्लेरा मतलब आंखें, आंखें जो होंगी बेटा वो भी पीली देखने को मिलेंगी, क्योंकि स्क्लेरा जो होती है वो आउटर लेयर होती है। क्या होती है बेटा? आउटर लेयर होती है। किसकी? किसकी लेयर होती है बेटा? आउटर आई की, आई की आउटर लेयर होती है। क्लियर है? अगला लाइट ग्रे और क्ले कलर स्टूल। मोस्टली पर्सन के अंदर बेटा जब जॉन्डिस होगा तो लाइट ग्रे कलर और क्ले कलर स्टूल देखने को मिलेगा। और मोस्टली एल्कोहलिक जो पर्सन होते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनके ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अगला ईची स्किन, माने स्किन के अंदर बेटा क्या होगा? ईचिंगनेस होगा। अगला है नोजिया। ईची माने खुजली होना, नोजिया, जी मिचलाना। अगला प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज, पीटी टाइम इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होंगे पेशेंट में। अगला लैक ऑफ एपेटाइट, क्योंकि लिवर डाइजेशन में हेल्प करता है बेटा, तो डाइजेशन में हेल्प करने के कारण पर्सन के अंदर यदि लिवर डैमेज हुआ तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो मरीज को भूख कम लगेगी। अगला है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ का लॉस होगा और यूरिन भी कैसा आएगा बेटा, टी कलर यूरिन आएगा। कैसा आएगा, टी कलर यूरिन, यानी चाय के कलर जैसा यूरिन आएगा, मतलब डार्क कलर यूरिन आएगा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे सिम्टम, ये सारे के लक्षण आपको कहाँ पे मिलेंगे बेटा, जॉन्डिस के अंदर। उसके बाद में बात आती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या डायग्नोसिस की। तो पहला है इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम बिलिरुबिन, यानी जब हम पर्सन का सीरम चेक करेंगे तो उसमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, जो कि कितना होगा, 0.4 मिलीग्राम से 0.4 मिलीग्राम पर 100 ml, इससे ऊपर आएगा बेटा, है ना, कॉन्जुगेटेड। अगला इंक्रीज इन डायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन वैल्यू। अनकॉन्जुगेटेड के केस में बेटा 0.8 mg से ज्यादा होगा। अगला एब्सेंस ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन, यूरिन के अंदर बिलिरुबिन की कमी देखने को मिलेगी यूरिन का जब हम जांच करेंगे। अगली जांच क्या रहेगी, रिड्यूस फीटल यूरोबिलिनोजन बिकॉज इट डू नॉट रीच एट द इंटेस्टाइन। मतलब जनरली क्या होगा कि यूरोबिलिनोजन का लेवल, फीटल मतलब फीसिस के अंदर, स्टूल के अंदर यूरोबिलिनोजन का लेवल बेटा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर फीटल का मतलब बच्चा नहीं है, यहाँ पर फीटल का मतलब स्टूल से है बेटा, है ना। स्टूल के अंदर यूरोबिलिनोजन का लेवल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कितना, 40 मिलीग्राम पर 24 आवर। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इंटेस्टाइन में बेटा ये प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाएगा। अगला प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा बेटा, कितना, 40 सेकंड से ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में बात आती है मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम, इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलेगा। पहला है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन सी होती है बेटा, जो किसी भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को रोकने के लिए, यानी इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए दी जाती है। मेनली इचिंग के लिए इसमें हम दे रहे हैं, तो लिवोसिट्रिजिन या एविल हम दे सकते हैं पर्सन में। उसके अलावा सडेटिव ड्रग दे सकते हैं, जिससे रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी में मरीज को आराम पड़ेगा, जैसे कि लोराजीपाम। ये सब क्या है बेटा, रेस्टलेसनेस की दवाइयां हैं, मतलब इनको देने के बाद मरीज आराम से सो जाएगा, रेस्ट मिलेगा। डाइजीपाम। अगला हम पेशेंट में क्या दे सकते हैं बेटा, विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे कि जो अपना प्रोथ्रोम्बिन टाइम था, पीटी था, प्रोथ्रोम्बिन टाइम था, उसको ठीक करेगा। अगला परगेटिव एनीमा दे सकते हैं, यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मरोड़ हो रही है मरीज को, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस स्थिति में हम परगेटिव एनीमा मरीज को देंगे, जिससे आसानी से स्टूल पास हो सके। अगला, यदि कोई इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं। और यदि बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो फीवर की कंडीशन में बेटा फीवर को रिड्यूस करने के लिए, फीवर को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग हम पेशेंट में दे सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है इसके डाइटरी मैनेजमेंट की। डाइटरी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो पहला, एडवाइस टू द पेशेंट फॉर रेस्ट्रिक्ट फैट इंटेक। इस बात को याद रखिएगा, मरीज को बोला जाएगा बेटा आपको फैट नहीं लेना, मतलब मरीज को बोला जाएगा कि आपको फैट इंटेक नहीं करना है। फैट इंटेक करोगे तो फैट का डाइजेशन लिवर करता है, लिवर पहले से डैमेज है, तो फैट का तो डाइजेशन होगा, बट लिवर पे प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा, जिससे लिवर की सेल और ज्यादा डैमेज होगी। ठीक है। अगला, प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, यानी पेशेंट की जो प्रोटीन डाइट है बेटा वो हाई प्रोटीन डाइट देनी है आपको। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की कमी रहेगी मरीज के अंदर। ठीक है। अगला, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, मतलब पेशेंट के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देंगे, जिससे मरीज को एनर्जी मिल सके बेटा, एनर्जी मिल सके। अगला, प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड या जूसेस, मरीज को लिक्विड डाइट ज्यादा देंगे। अगला, गिव ग्लूकोज वाटर, मरीज को हम ग्लूकोज वाटर भी दे सकते हैं। ग्लूकोज क्यों देंगे, क्योंकि ग्लूकोज देने से मरीज को एनर्जी मिलेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए, उसके बाद में अब बात आती है नर्सिंग। एज ए नर्स बेटा आप नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, पेशेंट को हम बेटा कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। अवॉइड बेड सोर टू द पेशेंट, पेशेंट को बेड सोर अवॉइड करानी है ना, यानी पेशेंट को बार बार पोजीशन चेंज करानी है, जिससे बेड सोर ना हो। अगला, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस टू द पेशेंट, पेशेंट के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल हम बैलेंस रखेंगे। अगला, मेंटेन आउटपुट इनपुट चार्ट, इनपुट आउटपुट चार्ट हमें मेंटेन करना होगा बेटा। अगला, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को हमें प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, उसको समझाना है, बुझाना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, आपको आराम मिलेगा बेटा, है ना। अगला, गिव हेल्थ एजुकेशन, और मरीज को हेल्थ को ठीक करने के लिए हमें एजुकेशन देना होगा। नेक्स्ट बात आती है नर्सिंग डायग्नोसिस की। तो नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो स्किन इंटीग्रिटी इंपेयर्ड रिलेटेड टू प्रूराइटिस, मतलब प्रूराइटिस की वजह से, यानी स्किन में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगी, वजह से रेडनेस होगी, वजह से मरीज की स्किन इंटीग्रिटी डैमेज होगी। और नर्स को डायग्नोसिस क्या रहेगी बेटा, रिस्क ऑफ हेमरेज रिलेटेड टू द डिस्टर्ब प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, मतलब मरीज में प्रोथ्रोम्बिन टाइम रिड्यूस होने के, सॉरी बढ़ने के कारण मरीज में क्या होगा बेटा, हेमरेज के चांस रहते हैं, खून बहने के चांस रहते हैं। ठीक है।
अगला कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू डिसीज, डिसीज से रिलेटेड बेटा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगला एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू डिसीज, डिसीज से रिलेटेड एब्डोमिनल पेन हो सकता है। एंजाइटी रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, डिसीज से रिलेटेड बेटा एंजाइटी हो सकती है। और अगला है ऑल्टर्ड न्यूट्रिशनल लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, मतलब यानी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से पर्सन के अंदर कॉन्स्टिपेशन, भाई देखो कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्टनेस की वजह से मरीज को न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें बेटा, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, जो स्टूडेंट सच में ही पढ़ना चाहते हैं, जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम की बेटा तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बेटा आपको शेयर करिए, इसको शेयर करते रहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। जब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।